हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर। और बच्चों आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। बच्चों, जैसा कि पता है कि 2024 में आपको 12th वाले जो बच्चे हमारे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे। फरवरी और मार्च में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी में आपको आवश्यकता होगी बच्चों किसकी? MCQs, है ना। MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा प्रश्न पत्र में, जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, उस पहले क्वेश्चन के 10 खंड आएंगे। कितने खंड आएंगे? 10 खंड आएंगे। और वो 10 के 10 क्वेश्चन हमारे होंगे MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो अगर हमारे 70 नंबर का जो पेपर होगा केमिस्ट्री का, उसमें से पहले 10 नंबर के हमारे MCQs वो अच्छे और बढ़िया चले जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम MCQs की बारे में हम लोग बात करेंगे। वे कौन कौन से MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो इस बार आपके लिए बोर्ड एग्जाम में मास्टर की हो सकते हैं, और जिसके माध्यम से आप इन 10 क्वेश्चंस में से मोस्टली क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो हमारा चैप्टर है विलियन। किससे देखेंगे? विलियन से देखेंगे। विलियन यानी कि सॉल्यूशन से हम MCQs देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा MCQs वैद्युत रसायन से, और फिर हम बात करेंगे रासायनिक बल गतिकी से। तो 3 चैप्टर को मैं कवर करने का प्रयास इस वीडियो में करूंगा। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और बच्चों, जैसा बताया जाता है कि भाई कॉपी और पेन लेकर के बैठें। बिल्कुल, अगर MCQs बढ़िया तरीके से करने हैं तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे। चलिए शुरू करता हूं मैं विलियन चैप्टर से। पहला MCQs हमारा है, पहला टॉप मोस्ट MCQs आपके पास है। पहला 180 ग्राम जल में, 180 ग्राम जल में, नोट करें, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? जल के कितने मोल होंगे? बहुत ही बेहतरीन ये MCQs पहला है विलियन में से। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन आपको A दिया है 1 मोल होंगे, ठीक है। B आपको दिया है बच्चों, ठीक है, क्या दिया है कि भाई 18 मोल होंगे। और C आपको दिया गया है इसमें 10 मोल होंगे। कितने मोल होंगे? 10 मोल होंगे। और D ऑप्शन हमें दिया गया है 100 मोल होंगे, 100 मोल होंगे। तो अब हमें इसमें से जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करना है बच्चों। क्या क्वेश्चन है? 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम, ये लिख दिया मैंने, बोर्ड एग्जाम जो हमारा है 12th क्लास का, उसके MCQs के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो 180 ग्राम जल में कितने जल के मोल होंगे, ये हमें बात करनी है। तो आपको पता है, देखिए मोल मोल बराबर, अगर मोल निकालना हो तो किसी पदार्थ का भार और उस पदार्थ का अणुभार, ठीक है। पदार्थ के भार को उस पदार्थ के अणुभार से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो मोलों की संख्या आ जाती है। तो पदार्थ का भार, मतलब पदार्थ कौन है? यहाँ पर जल है। इसका भार कितना दिया गया है? 180 दिया गया है। और अणुभार किसका? जल का अणुभार। तो जल आपको पता है H2O, है ना। H2O पता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो 2 + 16, 2 मतलब समझ गए होंगे, 2 × 1 2 + 16, तो कितना आया? 18। तो जो हमारा जल है उसका अणुभार जो होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो भार बटे अणुभार, मोल अगर निकालना है तो भार को अणुभार से भाग करेंगे। तो ऊपर क्या है? 180 है, नीचे आपका क्या है? 18 है। तो 18 से 180 काटेंगे, आएगा 10 मोल, 10 मोल। क्या आया? 10 मोल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? 10 मोल होंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मास्टर क्वेश्चन में हम चलते हैं जल्दी से। दूसरा मास्टर क्वेश्चन है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी? नोट करो भाई, नोट करो। आसुत जल कह लो या शुद्ध जल कह लो भाई, शुद्ध जल।
ठीक है, अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी। तो चाहे तो देखिए आप किसी भी तरीके से आप चाहे इसको रट लें, समझ लें, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, तो समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है कि जल की कितनी मोलरता होगी, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। वैसे तो आप याद रख सकते हैं कि भाई 55.55 इतने होती है, लेकिन इसमें देख भी लें, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, देखिए ए ऑप्शन हमें दिया है 5.55, ठीक है, मोल पर लीटर। बी ऑप्शन हमें दिया है बच्चों, बी ऑप्शन दिया गया है कितना, 55.56 मोल पर लीटर। सी ऑप्शन हमें दिया गया है 0.18 कुछ भी दे देगा वो, मोल पर लीटर। और डी ऑप्शन हमें दिया है कितना, 81.00 मोल पर लीटर। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा कि अशुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर, या जिसको आप शुद्ध जल भी कह सकते हैं, उसकी मोलरता कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है पेपर में। तो मैंने कहा आपको कि अगर आपने याद करना है तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए, 55.55 कह लो या 55.56 जो भी हो, 55.55 या 55.56, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है बच्चों। तो याद रखें इसको, आप चाहे क्वेश्चन को याद कर लें, चाहे आप इसको देख भी सकते हैं कि जो शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी होती है, ठीक है। तो शुद्ध जल का जो भार है, हमने माना कितना कि भाई उसकी मात्रा कितनी मान ली, 1000, और जो जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18, तो 18 तो आएगा भाग करके कितना, 55.55, ठीक है। तो और मोलरता कैसे निकलती है, ये क्या आया इसका, मोलों की संख्या। तो मोलरता कैसे निकलती है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या कितनी है, 55.55, और आयतन कितना मान लेंगे, 1 लीटर। तो कितने आ जाती है, 55.55 मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, क्या बताया, पदार्थ की मात्रा कितनी मान ली थी, 1000, और बटे कितना, 18। तो 18 से भाग करेंगे तो कितने मोल आए, इतने मोल बन जाते हैं इसके, 55.55। और मोलरिटी निकालते हैं तो क्या होता है, किसकी मात्रा बताइए जरा, जो मोलों की संख्या होती है वो, और आयतन से उसको डिवाइड करना होता है। तो आयतन हमने कितना मान लिया इसका, 1 लीटर। तो 1 लीटर आयतन मान लिया, 1 किलोग्राम पदार्थ 1 लीटर आयतन माना, तो आएगा 50.555। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा है बी, वो सही होगा। अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरिटी कितनी होगी, 55.56 मोल पर लीटर। तीसरे क्वेश्चन पे चलिए। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, लिख देता हूं, तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है, तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन है क्या, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। बी ऑप्शन है मोलरता यानी कि मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। सी ऑप्शन हमारे पास है बच्चों, सी ऑप्शन है हमारे पास क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये है, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास है, मोललता, मोलेलिटी। तो तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो कौन सी इकाई है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोलेलिटी होती है, मोललता, इस पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तापमान से स्वतंत्र इकाई कौन सी होगी, मोलेलिटी होगी, याद रखना मोलेलिटी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन हम ले लेंगे।
450 मिलीलीटर विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है। 450 मिलीलीटर विलियन में 9 ग्राम NaOH क्या है? घुला है। ठीक है, घुला है। विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता है या होगी। ठीक है, इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दे के रखेगा वो। पहला ऑप्शन दिया गया 0.4, ठीक है, इतना दिया। बी हमें दिया 0.5। सी हमें ऑप्शन दिया गया बच्चों 0.38, ठीक है। और डी ऑप्शन हमें दिया गया है कितना बताइए? 0.62। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि 450 मिलीलीटर विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है, तो इस विलियन की मोलरता कितनी होगी? मोलरता क्या होगी? तो चलिए, ये तो हमें चूँकि न्यूमेरिकल टाइप है, हमें निकाल के देखना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। बिल्कुल आपको मैंने बताया ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आपको उसकी थ्योरी पढ़ी हुई हो। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है आपका, 450 मिलीलीटर विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है, तो विलियन की मोलरिटी कितनी होगी? तो आपको पता है मोलरता निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? 450 मिलीलीटर विलियन है, तो ये दिया है हमें क्या है? विलियन का आयतन कितना है? 450 मिलीलीटर, ठीक है भाई, ये दिया। इसके बाद 9 ग्राम NaOH दिया है। कितना दिया? 9 ग्राम NaOH। तो 9 ग्राम NaOH का मतलब क्या है? विले का भार, ये हमारे पास है 9 ग्राम है। कौन वो 9 ग्राम विले? NaOH। तो NaOH का हमें क्या चाहिएगा? विले का, इसका अणुभार किसका? NaOH का। तो यहाँ निकाल देंगे NaOH का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास बराबर, आपको पता है Na का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। O का कितना होता है? 16। और H का कितना होता है? 1। ठीक है, तो सबको जोड़ दो भाई। NaOH है ना, तो Na कितना होगा? 23 + 16 + 1 कितना आ गया? 40। तो 40 इसका अणुभार आया। ठीक है, 40 क्या आया बच्चों? अणुभार आया। अणुभार आ गया हमारे पास, आयतन आ गया, भार आ गया। तो अब मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या है? विले का भार। विले कितना है हमारे पास? 9 ग्राम बटे अणुभार कितना आया? 40 बटे आयतन लीटर में। अब आयतन ये दिया गया, देखो यहाँ पे विलियन का आयतन, लेकिन किस में दिया गया है? मिलीलीटर में दिया गया है। आयतन किस में चाहिए? लीटर में। तो क्या करेंगे? 450 लीटर में बनाने के लिए क्या कर दो? 1000 से भाग कर दो। तो भाई बाहर की गुना करके ऊपर रखेंगे। 9 गुना 1000 बटे अंदर के नीचे 40 गुना 450। तो ऐसे करेंगे। इसको क्या कर लेंगे? इसको काट लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आया हमारा कितना? 10/5, ये यानी कि 1/2। और 1/2 करके ये आएगा 0। कितना आया? कितना था ऊपर? सही से करते हैं। 9 ऊपर था 1000/40 × 450। ठीक है, ये था। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो गया 9 × 5 = 45, 0 50, 2 0 से 2 0 काट दो भाई। तो कितना आ गया? 5 × 24, हाँ, 10/20। ठीक है भाई, 10/20 या 1/2 ठीक तो था। तो 2 × 5 = 0.5। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होना चाहिए, 0.5 वाला। तो जब तक इसको आपको करना नहीं आएगा, तब तक आप इसके ऑप्शन सही नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप चौथे वाला इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि हमारा जो है सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो
तेजी से इसलिए बता रहा हूँ, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, केवल एमसीक्यूज बता रहा हूँ मैं। तो चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एमसीक्यूज आएंगे करने। 10 नंबर प्राप्त करने तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। तो पहले डिटेल्ड में पढ़ें पूरे चैप्टर को, उसके बाद एमसीक्यूज को देखें आप। एमसीक्यूज का मतलब यही होता है कि भाई आपने डिटेल में पढ़ा नहीं पढ़ा। देखिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ, पांचवा ही है ना, हाँ पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है? अणुसंख्यक गुण है। तो अणुसंख्यक गुण है, अब ऑप्शन देखेंगे पहले तो, है ना। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया गया श्यानता, बी दिया गया है हमको क्या भाई? पृष्ठ तनाव, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन हमें बताया गया प्रकाशिक घूर्णन, ये बताया गया। और डी ऑप्शन हमें जो दिया गया है वो है प्रासरण दाब, ठीक है जी। तो ये 4 ऑप्शन बताए गए भाई। इसमें से पूछा गया निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण होगा। तो अणुसंख्यक गुण में आप देखते हैं विलियन के जो अणुसंख्यक गुण आपको देखते हैं, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, ठीक है। और आपका प्रासरण हो गया, प्रासरण दाब हो गया। ये सब आपके आते हैं किसमें? अणुसंख्यक गुणों में। तो श्यानता तो उसमें आता नहीं है, श्यानता नहीं आता, पृष्ठ तनाव भी नहीं आता, प्रकाशिक घूर्णन भी नहीं आता। तो क्या बचता है? प्रासरण दाब यानी कि ऑस्मैटिक प्रेशर। ये हमारा होगा कौन सा? अणुसंख्यक गुण। तो अणुसंख्यक गुणों का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑस्मैटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, ये फिर वही है, ऐसा ही क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? इस बार उल्टा कर दिया। देखिए निम्न में से कौन विलयन का, ठीक है, विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है। पहले पूछा था है और इस बार पूछा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो इसमें से देखते हैं पहला क्या दिया भाई? पहला दिया सर इसमें वही दिया पृष्ठ तनाव। एक ऑप्शन तो दिया। बी ऑप्शन दिया हमें क्या भाई? बी ऑप्शन दिया है सर प्रासरण दाब, ये दिया। सी ऑप्शन क्या दिया भाई? सी ऑप्शन दिया वाष्प दाब अवनमन, ठीक है जी, ये दिया। और डी ऑप्शन दिया भाई हिमांक अवनमन। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? तो नहीं का मतलब भाई कौन सा नहीं है? तो देखो प्रासरण दाब भी होता है, वाष्प दाब अवनमन भी होता है, हिमांक अवनमन भी होता है। कौन नहीं होता? पृष्ठ तनाव नहीं होता। और पूछा नहीं है, तो नहीं है का मतलब आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ए। आंसर नहीं पूछा ना, तो आंसर हो जाएगा ए पृष्ठ तनाव जो है वो विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं होता है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, ठीक है। निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है, ठीक है, विलयन है। चलो भाई कौन कौन से दे रखे? फर्स्ट ए यानी कि दिया गया है 1m ग्लूकोज, ये दे दिया भाई ग्लूकोज। बी क्या दिया भाई? 1m सुक्रोज।
शर्करा है, 1m सुक्रोज। ठीक है जी, पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ आएगा, तो हिंदी में समझ में आया तो इंग्लिश में चेक करें। 1m NaCl, 1m NaCl ये है, और D है 1m K2SO4, 1m K2SO4। पूछ रहा है ज़्यादा सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा होगा। तो सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन होता है, वो होता है सुक्रोज। कौन होगा इसमें से? सुक्रोज होगा, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज, यानी कि आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ विलयन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। ठीक है, तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा होगा भाई? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। बी हमें दिया गया है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सी हमें दिया गया है ग्लूकोज। क्या दिया है बच्चों? ग्लूकोज। और डी हमें दिया गया है यूरिया। कौन दिया गया है? यूरिया। तो न्यूनतम हिमांक वाला जो द्रव है, विलयन है, वो कौन होगा? तो वो NaCl नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, ना यूरिया होता है, वो होता है हमारा पोटेशियम सल्फेट। इसका जो हिमांक होगा इन सब में न्यूनतम होगा। चलिए नेक्स्ट, नौवां क्वेश्चन। कौन सा संबंध विलयन के प्रासरण दाब को दर्शाता है? कौन सा संबंध विलयन के प्रासरण दाब को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। तो ए ऑप्शन इसमें दिया है हमें पाई बराबर RT अपॉन C। बी ऑप्शन दिया है पाई बराबर CT अपॉन R। सी ऑप्शन दिया है बच्चों पाई बराबर RC अपॉन T, पाई बराबर RC अपॉन T। और डी ऑप्शन दिया गया है पाई अपॉन C बराबर RT, पाई अपॉन C बराबर RT। तो इसमें जो सही संबंध है वो पता होना चाहिए आपको, वो कौन सा होता है? डी होता है। तो देखिए ये इस टाइप से प्रत्येक क्वेश्चन को आप ढंग से नोट करें और इनके बारे में ढंग से पढ़ें, देखें। तो जरूर आप नोट कर रहे होंगे। जो नोट नहीं कर रहे उनको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है ना। जो नोट ही नहीं करते वो ध्यान देते, तो उन्हें क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे क्लास देखें जो नोट करते हों, बात को मानते हों, सुनते हों, क्योंकि अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, तो आपको मेरी बात कड़वी भी लगती होगी, कड़वी लगती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100 में से 10 को कड़वी लगी, 90 को अच्छी लगी, तो 90 का उद्धार हो जाएगा। तो कड़वी से मैं डरूंगा नहीं। तो इसलिए याद रखिए कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। ऐसे ये बिना कॉपी पेन के आप बैठेंगे, जो बच्चे बैठते होंगे उनके पल्ले में कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहीं पढ़ लें, कहीं यूट्यूब से पढ़ लें, कहीं ट्यूशन्स पे पढ़ लें, कहीं पढ़ लें। जिसे ध्यान नहीं लगाना है वो नहीं लगाना भाई। जो ध्यान लगा के पढ़ता है बच्चा वो कामयाब होकर रहेगा, वो याद करेगा। देखना इनमें से MCQs कितने इस बार बोर्ड में फंसने वाले, आने वाले हैं। याद रखना मेरी बात, बिल्कुल गेम चेंजर हो सकते हैं ये वाले MCQs उस बच्चे के लिए भी जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन अगला है। मोलल विलयन वह है। देखिए अगला जो भी है 7वां 8वां जो भी होगा, मैं थोड़ा सीक्वेंस देख लेना, 9 हो गए थे शायद, 10वां है। मोलल विलयन वह है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, टॉप मोस्ट है ये, इसको आप लिखेंगे टॉप मोस्ट। मोलल
मोलल विलयन वह है, मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय के एक मोल घुले रहते हैं, जिसमें विलेय के क्या, एक मोल है ना, एक मोल घुले रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भैया बहुत बार एग्जाम में भी आया है, घुले रहते हैं। अब देखो इसके नाम से पता चल जाता है क्या है, मोलल। यहां से देख लिया करो, मोलल, मोलल शब्द आया है मोललता, ठीक है, मोललता। और मोललता क्या होती है, मोललता आपको पता है, किसी 1 किलोग्राम, किसी विलयन के 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, उपस्थित विलेय के मोल, विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, ये होती है मोललता भाई, उपस्थित विलेय के मोल। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल हैं, वही हमारी मोलैलिटी होती है। अब 1 किलोग्राम को आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो चाहे तो आप उसको 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल कह लो, और चाहे कह लो आप उसको 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल। तो अगर ऐसे आप इसको निकाल लें तो हमारी हो जाती है मोलैलिटी। तो मोललता, मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय के 1 मोल घुले रहते हैं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, ग्राम में दिया होगा तो 1000 ग्राम, और किलोग्राम में दिया होगा तो 1 किलोग्राम। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं, वो भी देख लो आप। पहला ऑप्शन दिया भाई इसमें 1 लीटर विलयन में, ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या दिया, 1 लीटर विलयन में। अब 1 लीटर विलयन आया तो 1 लीटर का संबंध तो मोललता से होता ही नहीं है, ये मोललता। 1 लीटर, लीटर का मतलब किससे संबंध होता है, मोलरता से, मोलैरिटी से। तो ये पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। बी क्या दिया भाई, विलायक के 1000 ग्राम में, देखिए आ गया ये, विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है। देखो मोललता, और मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम भी होते हैं। तो यही ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही आपको मिल जाता है, विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है। इसके बाद 1 लीटर विलायक में, विलयन के 22.4 लीटर में, इस टाइप से ऑप्शन आपको उलझाने वाले देके रखेगा। तो याद रखिए मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय के मोल घुले रहते हैं विलायक के 1000 ग्राम में। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन को लेकर के होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो इसमें लिखा है ए ऑप्शन किसके साथ, मोल अंश के साथ, मोल अंश के साथ। बी ऑप्शन हमें दिया गया है सवाल में मोलरता के साथ, किसके साथ, मोलरता के साथ। और सी हमें दिया है बच्चों मोललता के साथ, मोलैलिटी के साथ, मोललता के साथ। और डी हमें दिया गया है किसके साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, नन, ठीक है। तो इसका जो सही दिया गया आंसर है वह है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात किसके साथ दर्शाता है, मोललता के साथ। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको याद रखना। अब एक और टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से नोट करो। समपराशरी विलयनों में, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समपराशरी विलयनों में होता है, विलयनों में होता है। देखो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया। देखो क्या आया, सम माने क्या है, समान, सम का मतलब समान। और पराशरी, ठीक है, दूसरा शब्द क्या है, पराशरी। तो पराशरी का मतलब होता है पराशरण दाब, पराशरण दाब।
तो समान प्रासरण दाब, जब दो विलयन हमने लिए और दोनों विलयनों के प्रासरण दाब आपस में क्या हो, एक जैसे हों। अगर कोई विलयन ए है, दूसरा विलयन बी है, तो ए विलयन का प्रासरण दाब बी विलयन के प्रासरण दाब के अगर बराबर है तो वो विलयन कहलाते हैं समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन में क्या होगा, दो विलयनों के प्रासरण दाब आपस में सेम होंगे, समान होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया गया समान परासरणी दाब, समान परासरणी दाब, ये पहला ऑप्शन दिया। बी क्या दिया, बी दिया समान क्वथनांक, ठीक है भाई, ये दिया। सी क्या दिया भाई, सी दिया है समान गलनांक। ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूं ताकि एकदम हमें पता लगे कि भाई क्या हो सकता है। डी हमें दिया गलनांक के बाद क्या, समान वाष्प दाब, ठीक है। तो देखो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सम माने समान, परासरी माने परासरण दाब, जिनके परासरण दाब समान हो, लिख तो दिया, सम माने समान, परासरी मतलब परासरण दाब, समान परासरण दाब हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखता है, समान परासरणी दाब, समान क्वथनांक, समान गलनांक, समान वाष्प दाब, तो समान समपरासरी समान परासरणी दाब, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो समपरासरी विलयनों में होता है समान परासरणी दाब। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो भाई, नोट वाले नोट नहीं, नोट, NOT, नोट करो जल्दी से। कर लिया होगा नोट, वेरी गुड। जो कर रहे वेरी गुड, और जो मेरी बातों पे हंस रहे वो भी वेरी गुड, कि भाई सर का तो कहना है, हमें माने ना माने वो हमारी मर्जी, मानते हैं वही आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। कोई जबरदस्ती तो होगा नहीं यहां से कि भाई आपको करना ही पड़ेगा, वो तो अब आप इस स्टेज पे हैं, इस एज में हैं कि आपको अच्छा बुरा खुद पता है अपना भाई, खुद पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से ये कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं विलयन से, तो इनको हम लोग देख लेंगे। अब मैं अगले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा जल्दी से इस बुक में से। चलिए बच्चों, चलिए जल्दी से चलिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले भाई। ये है सर वैद्युत रसायन, क्या है, वैद्युत रसायन। इस बार तो यार तुम्हारी मौज आ रही है वैसे, है ना। मौज क्यों आ रही है, अरे पहले 16 चैप्टर होते थे, 16 में से 6 चैप्टर इस बार हटा दिए गए। उत्तराखंड बोर्ड में अगर बात करें तो यहाँ 6 चैप्टर रिमूव हो गए आपके, केवल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, और पेपर कितना आना है, 70 नंबर का, 70 मार्क्स। तो एवरेज देखें तो एक चैप्टर से 7 नंबर के तो क्वेश्चन आने हैं, एवरेज तो ये बैठेगा ना। अब 7 नंबर के क्वेश्चन एक चैप्टर से, और पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए होता है, 23, 3-4 चैप्टर पढ़ के, लेकिन खाली पास नहीं होना, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इससे जल्दी देख लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, बिल्कुल। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ना भाई, इलेक्ट्रोड विभव, वो निर्भर किस किस पे करता है, ये सुन लो तुम। इलेक्ट्रोड विभव निर्भर किस पे करेगा, धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति, यानी कि जो इलेक्ट्रोड आपने बनाया है उसमें जो धातु लगाई है उसकी प्रकृति कैसी है, इस पर भी निर्भर करेगा। अच्छा, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करेगा, मोलरता पर निर्भर करेगा। इसके अलावा ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, सब पर निर्भर करेगा इन पर। तो ताप पर निर्भर करेगा, तो उस इलेक्ट्रोड विभव निम्न में से किस किस पर निर्भर करता है, तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, मोलरता पर भी, ताप पर भी निर्भर करेगा। तो 3 ऑप्शन ये दिए गए, ठीक है, धातु की प्रकृति, मोलरता, ताप पर, और ये सभी। तो हमारा सही आंसर क्या है, ये सभी, इन सभी पर निर्भर करता है। चलिए अब देखो अच्छा क्या है, वो लिखूंगा मैं, किसी इलेक्ट्रोड का
इलेक्ट्रोड विभव, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। देखो वो तो करता है, तो सब पे करता है इन पे, लेकिन नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या क्या भाई? ऑप्शन देखो आप, ए धातु की प्रकृति पर, तो इस पर तो करेगा। देखिए ऊपर धातु की प्रकृति आया, इस पे तो करता है। उसने पूछा क्या? नहीं करता है। नहीं, उलझ मत जाना क्वेश्चन में, नहीं पूछा है भाई, नहीं करता है। चलिए, विलयन में उपस्थित आयनों पर, जो विलयन होंगे उसमें उपस्थित आयनों पर, हाँ उस पर भी निर्भर कर लेगा। सी बोला गया है दाब पर, प्रेशर पर, और डी है ताप पर। तो भैया ताप पर निर्भर करेगा, आयन पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। निर्भर किस पे नहीं करता? दाब पे निर्भर नहीं करता कभी भी। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ाओ तब भी इलेक्ट्रोड विभव है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, घटाओ तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो भैया परिवर्तन आएगा। धातु की आपकी प्रकृति कैसी है, इससे भी परिवर्तन आएगा। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? दाब पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ लेना भाई। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 धातु हमें दी गई हैं ए बी सी डी। ठीक है, 4 धातु ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, क्रमशः मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः हमें दिए गए हैं प्लस 1.5 वोल्ट, फिर सर दिया है माइनस 2.0 वोल्ट, फिर दिया है प्लस के 0.34 वोल्ट और माइनस के 0.76 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हैं ये दिए गए हैं, है ना, हैं, ठीक हो गया, हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या होगा? किसका क्रम? घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रम क्या होगा? ऐसे रटने से नहीं होंगे ये क्वेश्चन भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है रटने से, हमने याद कर लिया किसी इलेक्ट्रोड का निर्भर नहीं करता, दाब पर रट लिया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन नीचे लिखा गया है, ए बी सी डी 4 धातु हैं, उनके मानक इलेक्ट्रोड दिए गए हैं और घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या होगा, ये रटने से बात बनने वाली नहीं है, समझने पड़ेगा। देखो, जो हमारी ECS होती है ना भाई, ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। कौन से क्रम में रखा गया है धातुओं को, बताओ? ECS में धातुओं को किसके बढ़ते क्रम में, बताओ भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया भाई, बढ़ते क्रम में रखा गया है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ऊपर धातु है, ठीक है, और उसके नीचे धातु है, तो जो ऊपर वाली धातु है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है नीचे वाली से। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज्यादा होगा? जो नीचे होगी। ठीक है, जैसे लिथियम है, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव पोटेशियम से कम होगा, या आप ऐसे कह लो कि भाई पोटेशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव लिथियम से ज्यादा होगा। तो धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। एक तो ये बात, जब ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं ना बच्चों, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा धातु का, जिसका होगा उसका स्थान सबसे ऊपर है, और जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका स्थान नीचे है। ठीक है, तो चलिए, ये धातु है हमारे पास
ए बी सी डी। ठीक है भाई, ए बी सी डी इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए बच्चों, इसके सामने लिख देता हूं मैं। तो ए का दिया है प्लस के 1.5 वोल्ट, फिर बी का दिया है माइनस के 2.0 वोल्ट। ठीक है भाई, सी का दिया है प्लस के 0.34 वोल्ट और डी का दिया है भाई माइनस के 0.76 वोल्ट, ये दिए। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान है ना। अब देखिए क्या बताया मैंने कि जो धातु जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, सबसे कम होगा वो सबसे पहले होगी, जिसका ज्यादा होगा वो उसके नीचे होगी, और ज्यादा होगा और नीचे होगी, ऐसा होता है। तो हम छांटेंगे इन चारों मान में से, ध्यान से देखो, इन चारों मान में से छांटेंगे कि भाई कौन सा मान सबसे कम है, कौन सा मान सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सा होगा, जो मान माइनस में बड़ा होगा वो मान सबसे छोटा है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस के 2.0 है भाई, माइनस के 2.0 तो सबसे कम है। इसके बाद माइनस के 0.76 इस वाले से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी धातु है, बी, ये सबसे ऊपर है क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड सबसे कम है, सबसे कम वाला ऊपर होता है। इसके बाद इसके नीचे कौन होगी, जो ज्यादा है, ज्यादा इससे ज्यादा कौन है, डी, डी इसके नीचे होगा। इसके बाद देखो फिर क्या है, ए का प्लस के 1.5 और ये है प्लस के 0.34 वोल्ट। तो यानी कि अब ज्यादा मान किसका है, सी का, सी का, प्लस में ज्यादा किसका हो गया, सी का, और सबसे बड़ा मान किसका है, ए का। तो ए जो है वो सबसे नीचे होगा। तो ये क्रम इनका ईसीएस में है, ईसीएस में ये क्रम है। सबसे ऊपर कौन है, बी, फिर कौन है, डी, फिर कौन है, सी, फिर कौन होगा, ए। कैसे पता चला, मानक इलेक्ट्रोड, मैंने कहा ना मानक इलेक्ट्रोड वो जिसका सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर, फिर ज्यादा वाला उसके नीचे, फिर उससे ज्यादा वाला उसके नीचे, फिर सबसे ज्यादा वाला सबसे नीचे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में ईसीएस को रखा गया है, धातुओं को ईसीएस में, याद रखो। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव इतने हैं, घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या होगा। एक बात सुन लो कि भाई जो ईसीएस में धातु रखी गई हैं वो इस क्रम में रखी गई हैं, हमें कैसे, हमने इनसे देख लिया कि भाई इस क्रम में रखी गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे चलने पर, अगर ईसीएस में कहां से कहां रहे, ऊपर से नीचे, ईसीएस में ऊपर से नीचे चलने पर जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है बच्चों, क्रियाशीलता घटती है। ऊपर से नीचे, अगर ईसीएस में ऊपर से नीचे आओगे तो क्रियाशीलता घटती है, यानी कि जो धातु ऊपर होगी वो ज्यादा क्रियाशील है अपने से नीचे वाली धातु से। देखो कैसे, अगर बी ऊपर है डी नीचे है तो दोनों में से ज्यादा क्रियाशील कौन होगी, बी होगी। डी और सी में कौन होगी, डी होगी। सी और ए में कौन होगी, सी होगी। ए की क्रियाशीलता सबसे कम है। तो क्रियाशीलता का घटती हुई, क्रियाशीलता घटती हुई, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी बी, इससे कम हो जाएगी डी, और इससे कम होगी सी, और इससे कम होगी ए। तो ये ऑप्शन हमें सवाल में छांटना है कि ये ऑप्शन कहां है। अगर ये ऑप्शन सवाल में है तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर आपको इस प्रकार से देखेंगे जैसे मैंने समझाया तो बिल्कुल आपकी समझ में आएगा और आप इसको सीख जाएंगे। तो सीखना है इस क्वेश्चन को, रटने से बात नहीं बनने वाली, ठीक है, इसको सीख लेंगे। नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट नहीं किया तो नोट कर लो, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक दो क्वेश्चन मैं और बताता हूं जल्दी से आपको, जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, ठीक है। माइनस में जो मान बड़ा होता है ना वो सबसे छोटा होता है, वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। ये दोनों माइनस में है लेकिन माइनस में छोटा कौन है, 2 है, 2.0 छोटा है। जितना बड़ा मान माइनस में होगा उतना छोटा होगा भाई, उससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये, उसी क्रम में लगा रहा है धातु, ठीक है। चलो 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 3 चैप्टर के करा के छोड़ने भाई, देखो वीडियो चाहे कितनी भी चली जाए, अभी 3 चैप्टर के कराऊंगा मैं, 2 या 3 वीडियो में पूरी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर थोड़ी सी वीडियो ज्यादा होगी या कम होगी। हाँ जी, आगे बढ़े भाई। अच्छा चलो, वेरी गुड, समझ में तो आ रहा होगा। हाँ, जो समझ गए भाई उनके लिए बहुत बहुत बधाई उन्हें, वेरी गुड। बादाम खा रहे होंगे,
ठीक है, आगे चलें सर। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन मैं और देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इनमें से प्रबल, हाँ। तो जैसे हम बता रहे थे भाई कि जो ECS होती है, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से संबंधित 2-3 बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलो लिखवा देता हूँ कि उससे कनेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या लिखे भाई, पहली क्या बात समझी हमने कि ECS में धातुओं को अभी तो सीखी, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। कौन से क्रम में भाई, बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक हो गया क्या, बढ़ते क्रम में रखा गया है। दूसरा है ECS में ऊपर से नीचे, कहां से कहां, ऊपर से नीचे। ECS में ऊपर से नीचे आने पर, ऑक्सीकरण शक्ति, धातुओं की जो ऑक्सीकरण शक्ति होती है वो घटती है। ठीक है, ऑक्सीकरण शक्ति घटती है भाई, ये याद रखें। अब जब ऑक्सीकरण शक्ति घट रही तो इसी वजह से क्या होगा, उनकी क्रियाशीलता भी घट जाती है। तीसरा इसका उल्टा हो जाएगा, ECS में ऊपर से नीचे आने पर जब ऑक्सीकरण शक्ति घटेगी तो क्या बढ़ेगी, अपचयन शक्ति या अपचयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि ECS में ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो हम होती है, तो हाइड्रोजन ऐसे होगी, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं होंगी उनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो ऋणात्मक होता है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जो भी धातुएं होंगी उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। ऊपर ऋणात्मक होगा, नीचे धनात्मक होगा। चाहे वो ऋणात्मक में हो ऊपर, चाहे नीचे धनात्मक में हो, लेकिन क्रम कैसा होगा, बढ़ता ही क्रम होता है, याद रखना। अगर ऊपर भी क्रम नीचे की तरफ आओगे तो वो ऋणात्मक में ही बढ़ेगा, नीचे की तरफ चलोगे हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है। तो ऊपर सब नेगेटिव में होंगे और नीचे सब पॉजिटिव में होंगे, याद रखना। तो इस प्रकार से ये 2-3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तब हम क्वेश्चन को कर लेंगे। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस धातु का स्थान कहाँ है, ऊपर है ना, जिस धातु का स्थान ऊपर है, तो ऊपर वाली ECS में जो ऊपर वाली धातु होती है, ऊपर वाली धातु नीचे वाली को, अपने से नीचे वाली धातु को क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। ऊपर वाली नीचे वाली को विस्थापित करेगी। ठीक है, कभी नीचे वाली ऊपर वाली को विस्थापित नहीं करेगी। तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है, और ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ये मैंने लिखवाया क्या, नहीं लिखवाया, चलिए लिख लेते हैं। ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हैं। अगर ECS के बारे में हमें जानकारी है इनकी, तो फिर ECS से संबंधित क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। ठीक है, सही समझ में आया क्या? चलो, A, B और C एक क्वेश्चन लेते हैं। A, B, C तत्वों के मानक अपचयन विभव, तत्वों के मानक अपचयन विभव
मानक अपचयन विभव क्रम से, मानक अपचयन विभव क्रम से प्लस 0.68 वोल्ट, ठीक है, माइनस 2.50 वोल्ट और माइनस 0.50 वोल्ट हैं। ये हमें मानक अपचयन विभव दिए हैं। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो धातु हैं 3, ए है, बी है, सी है। ये दे रखे इनके अपचयन विभव 0.68 ये और ये। तो बताओ इन तीनों में से सबसे कम मान कौन है? माइनस में जो बड़ा है ये सबसे कम है, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 2.50 वोल्ट, सबसे ऊपर होगा। फिर इससे बड़ा कौन है? माइनस 0.50 वोल्ट, ये इसके नीचे आएगा। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? प्लस के 0.68 वोल्ट, ये नीचे होगा। तो अब देखते हैं कि जो माइनस 2.50 वोल्ट है ये किसका मान है? बताओ क्रम से, बी का। ये बी का है तो बी सबसे ऊपर है, ठीक है। माइनस के 0.50 ये किसका मान है? सी का। क्रम से लिखा ना, तो ये सी का मान है, बोलो। और भाई जो शुरू का मान है वो ए का होगा, तो ये ए यहाँ है। तो ऐसे है ये बी, जो ईसीएस में इनका क्रम होगा ऐसे होगा। सबसे ऊपर कौन होगा? बी, फिर कौन होगा? सी, और फिर कौन होगा? ए, ठीक है। तो बी, सी और फिर ए, ठीक है बच्चों। तो ऊपर से नीचे की तरफ को देखेंगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसका होगा? बी का, फिर किसका होगा? सी का, और फिर किसका होगा? ए का। तो ये क्रम होगा इनका, बी, फिर सी, फिर ए, बी, सी और ए। इस प्रकार से इनका क्रम हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। हो गया? चलिए चलो भाई, चलो भाई, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो या कुछ लग रहा हो आपको कि इसकी जगह ऐसा होना चाहिए, तो मुझे बताइए कमेंट में, सुधार करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात पढ़ तो लो। चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, धातु जो HCl में से H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो वो धातु कौन सी है देखनी। तो 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए है जिंक, बी है भाई Cu कॉपर, सी है Mg मैग्नीशियम, और डी है Al एल्यूमिनियम। तो पूछ रहे हैं कि भाई HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित कौन नहीं कर सकती। तो विस्थापित कौन कर सकती है? कौन कर सकती है विस्थापित ऊपर वाली अपने से नीचे वाली को कर सकती है। विस्थापित होना किसको है? हाइड्रोजन को होना है ना। तो इसमें से देखेंगे विस्थापित नहीं कर सकती पूछ रहा है, नहीं कर सकती। तो कौन कौन कर सकती है? वो कर सकती हैं जिनका स्थान ECS में हाइड्रोजन से ऊपर होगा। ऊपर वाली तो कर देगी, लेकिन जिसका स्थान भी हाइड्रोजन से कहां होगा? नीचे होगा, वो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो देखो क्या होता है भाई, इस प्रकार से होता है। लिथियम का, बेरियम से का, ना, मग, अल, जन, फिग, SN, PB, यहाँ H, Cu, Hg, Ag, ऐसे कुछ रटी जाती है ये ECS। तो ये हमारी हाइड्रोजन, देखो यहाँ ये क्या है? हाइड्रोजन।
अब देखते हैं जिंक। तो जिंक कहाँ, ये रही, ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये तो विस्थापित कर देगी। अब चलो कॉपर Cu, तो Cu का स्थान देखो हाइड्रोजन से नीचे, ये है यहाँ Cu, हाइड्रोजन से नीचे चली गई और नीचे वाली जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। Mg जो है वो भी, इसका स्थान भी ऊपर है, ये गोला देखो है Mg, हाइड्रोजन ये है यहाँ, इससे ऊपर Mg है, कर देगी। एल्यूमिनियम, ये तो और भी, ये भी ऊपर है, तो ये तीनों हमारी हाइड्रोजन से ऊपर, ये हाइड्रोजन है यहाँ, ये हाइड्रोजन है। तो नीचे कौन सी है, कॉपर। जो कॉपर नीचे है वही विस्थापित नहीं करेगी, ऊपर वाली जो होती है वो विस्थापित कर देगी। तो नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन होगा, उत्तर होगा बी, कॉपर नहीं कर सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। तो अगर आपको ECS ये याद नहीं है, ऐसे रटी हुई नहीं है, तो बताना मुझे, है ना, उस आगे देखूंगा मैं इसको, प्रयास करूंगा आपको इसको रटवाने का। तो बताना, बताओगे जब भी तो कुछ होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद चलिए, कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जा सकता। कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जा सकता। नहीं रखा जा सकता, तो भाई क्यों नहीं रखा जा सकता? कॉपर उपचयित हो जाता है, कॉपर आयन अपचयित हो जाता है, एल्यूमिनियम अपचयित हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है। तो बच्चों देखिए, पहली बात तो यह है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो भाई रख कब सकते हैं? रख तब सकते हैं कि जिस बर्तन में आप उस विलयन को भर रहे हैं, उस बर्तन के साथ वो विलयन क्रिया न करे, तब उसको भर सकते हैं। और क्रिया कब नहीं होगी ये भी देखना हमें। क्रिया कब नहीं होगी? क्रिया तब नहीं होगी जो विस्थापित होने वाला, विस्थापित कौन होगा? कॉपर, और विस्थापित कर कौन रहा? एल्यूमिनियम। तो विस्थापित कौन कर सकता है? जिसका स्थान ECS में ऊपर होगा वो विस्थापित कर सकता है। तो यहां विस्थापित होने वाला कॉपर है और बर्तन है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का स्थान ECS में कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो होगा वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, और विस्थापित कर देगा तो इसका मतलब इसको हमें कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं भरना चाहिए। ये तो होगी एक बात। अब पूछ रहे हो कि भाई क्या होगा, तो क्या होगा? तो आपको पता है CuSO4। अगर इसको आप एल्यूमिनियम में डालोगे तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ये कॉपर विस्थापित हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो है वो सल्फेट से क्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है होगा क्या? तो क्या होगा? जो कॉपर आयन है वो अपचयित हो जाते हैं। तो Cu2 प्लस क्या हो जाता है? अपचयित हो जाते हैं, हो जाता है। तो ये हमारा आंसर इसका होगा। कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं, इसलिए नहीं रखा जा सकता भाई, नहीं रखा जा सकता। बहुत खास क्वेश्चन है। चलिए सर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़ें। ABCD, फिर वही आ गया ABC और D, ठीक है। इनके हमें दिए गए हैं मानक जो विभव दिए गए हैं वो दिए गए हैं -2.90 क्रम से हैं भाई, +1.50, तीसरे नंबर पे है -0.74, और भाई फिर दिए गए हैं प्लस के 0.34 वोल्ट। ये दिए गए हैं हमें चारों। इनमें से सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा ये हमें बताना है। सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, ठीक है। तो बताओ जरा देख के, इसमें से, इनमें से ये है, और बताना आपको क्या है क्वेश्चन तुम्हारे लिए। सर्वाधिक ऑक्सीकारक कौन है? ये A है, ये B है, ये C है ना, ऐसे ही ना, हाँ, और ये D है। सर्वाधिक ऑक्सीकारक बताना, बताओ जरा देख के बताओ क्या होगा, सोच के बताइए जल्दी से, कौन होगा?
ऑक्सीकारक सर्वाधिक कौन होगा भाई? ऑक्सीकारक सर्वाधिक वो होगा जो ECS में जिसका स्थान सबसे नीचे होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण शक्ति बढ़ती है, बताया था ना मैंने, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण शक्ति बढ़ती है। तो चलिए जल्दी से देखिए कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा भाई? ये होगा बी, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। ठीक है, तो बी होगा भाई, बी, बी ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मिटा दें। चलो चलो जी सर, और क्वेश्चन लेते हैं भाई, और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके यहाँ आया, विशिष्ट चालकता का मात्रक है, इसी में से ही बढ़िया क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता, चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता बराबर किसके? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर, एक बटे विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है भाई, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। ऊपर ले जाओ तो क्या हुआ? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर भी हो सकता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझना। अच्छा, अब आगे चलिए। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन सुन लो क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, या खाली वैद्युत अपघट्य, या उत्प्रेरक। तो अच्छे चालकत्व, अच्छा चालकत्व किसका हो सकता है भाई? हमारे पास ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने क्या भर लिया? सपोज प्रबल वैद्युत अपघट्य, जैसे नमक प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है। दूसरे बर्तन में हमने भर लिया भाई क्या? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो चालकत्व किस में ज़्यादा होगा? चालकत्व उसमें ज़्यादा होगा जिस विलयन में बहुत तेजी के साथ आयन बन जाएंगे और पूर्णतः आयन बन जाएंगे। तो NaCl जो होता है, ये अगर पानी में इसको डालें बहुत तेजी से आयनों में टूटता है और पूर्णतः टूट जाता है। जबकि जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, आयनों में तो ये भी टूटेगा, आयनों में तो पानी में डालने के बाद ये भी टूटेगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि ये पूर्ण रूप से नहीं टूटता और देरी में टूटता है। तो जो तेजी से टूटते हैं वो कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। आयनों में जो टूटता है वो वैद्युत अपघट्य है। ये दोनों वैद्युत अपघट्य हैं, NaCl भी और एसिटिक एसिड भी। लेकिन जो तेजी से टूट जाए, पूर्ण रूप से टूट जाए, वो प्रबल है। जो देरी से टूटे वो क्या होता है? दुर्बल। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो ज्यादा चालक तो किस में होगा? अच्छा चालक तो कौन होगा? जो तेजी से और पूर्णतः टूट जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। अच्छे चालकत्व वाले विलयन पदार्थ होते हैं कौन? प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल नहीं होते भाई। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। कहीं किसी क्वेश्चन में लगता है कि भाई थोड़ी समझ से बाहर है या कुछ समझ में नहीं आया तो उसको आप बता सकते हैं।
इतने सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, हो सकता है कोई बात समझ में ना आए आपको तो बताना है, ठीक है। CuAgFeZn, ये 4-5 धातु हैं। CuAgFeZn, ठीक है जी। में कौन सी धातु शेष सभी धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित कर सकती है, ठीक है। शेष सभी धातुओं को उसके लवणों में से विस्थापित कर सकती है, ठीक। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि भाई इनका क्रम क्या हो सकता है। लिथियम का बेरियम से का, ना, मग, अल्जन फिग, इसके बाद SnPb, HCu HgAg, ये ऐसे हैं, ये ऐसे होंगी। तो सबसे ऊपर यहाँ कौन होगी, जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर चांदी। इसी में Sn का क्रम है, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सी धातु है जो बाकी सबको विस्थापित कर देगी। तो विस्थापित कौन कर सकती है, जिसका स्थान ऊपर होगा वो नीचे वाले को विस्थापित कर सकती। सबको विस्थापित कौन कर सकती है, सबसे ऊपर कौन है, जिंक, ठीक है। ये Fe को भी विस्थापित कर देगी उसके विलयन में से, कॉपर को भी, और किसको, Ag को भी। अगर हम बात करें Fe की, तो Fe जो होगी वो कॉपर और Ag को तो कर देगी, लेकिन जिंक को नहीं कर पाएगी क्योंकि जिंक का स्थान ऊपर है। तो सबको विस्थापित कौन कर सकती है, हमारा आंसर होगा जिंक, ठीक है। तो ये CuAgFeZn, इसमें क्या था, कौन सी धातु शेष सभी धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित कर सकती है, तो वो होगी जिंक धातु। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। शेष सभी धातुओं को विस्थापित कौन कर देगी, जिंक कर देगी, ठीक है भाई। इसके बाद जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को क्या कहते हैं। सेल में धारा प्रवाहित न हो रही हो तो क्या, तो विभव में अंतर, तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को, तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अगर सेल में धारा प्रवाहित न हो रही हो और दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर आप जानना चाहते हैं, एनोड कैथोड का, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF, इसको हम EMF कहेंगे, ठीक है। धारा प्रवाहित ना हो रही हो, और अगर धारा प्रवाहित हो रही हो तब आप अंतर ले रहे हैं, तब वो कहलाता है उसका विभवांतर। तो इसमें अंतर भी आता है आपके यहाँ, विभवांतर विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है। तो सेल में धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को कहते हैं विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। विभवांतर कब होगा, जब धारा प्रवाहित हो रही हो, तब वो विभवांतर हो जाएगा। ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो इसको आपने देख लिया होगा, तो याद रखें, ये इस टाइप के हमारे कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। तो इन चैप्टर्स, इस क्वेश्चंस को आप नोट करें और ढंग से देखेंगे सब बच्चे, ठीक है। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ECS से कनेक्टेड क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे इस चैप्टर में, तो बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं उनको भी आप देख लेंगे, लेकिन जो खास क्वेश्चन है उन पे मैं आपकी नज़र दौड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए अगला चैप्टर जो बच्चों हमारा है वो है रासायनिक बल गतिकी। यहाँ से भी मैं 7-8 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर दूंगा। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से जो MCQs बनते हैं वो हम देख लेंगे। पहला है, जो वेग स्थिरांक है वो ताप बढ़ाने पर क्या होगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर है ना, ताप बढ़ाने पर वो बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा
है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो ताप अगर बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। नोट कर लें, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये ठीक है। अब देखो आगे चलिए, अभिक्रिया A+2B, अभिक्रिया दी गई है A, ये इसका पहला सवाल है, ये दूसरा है। अभिक्रिया दी गई A+2B इक्वल टू उत्पाद, ठीक है भाई, इक्वल टू उत्पाद। और इसके लिए हमें नियत वेग समीकरण दी गई है, नियत वेग समीकरण दी गई है। क्या दी गई है, R बराबर K A B की घात 2 यानी कि AB²। ये हमें इसके लिए एक समीकरण दी गई है। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, A+2B। तो A+2B इक्वल टू उत्पाद। तो भाई आणविकता क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके कुल अणुओं की संख्या ही आणविकता है। देख लो बस कितने अणु उसमें टोटल भाग ले रहे, वही आणविकता होगी। तो भाई एक अणु तो यहाँ A का हो गया, 2 अणु यहाँ किसके हो गए, B के हो गए। तो 2 और 1 कितने होंगे, 3 अणु टोटल भाग ले रहे, 3 अणु भाग ले रहे। तो इसका मतलब आणविकता कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आंसर 3 होगा। 2 होगा, 1 होगा, 3 वो 4 ऐसा ऑप्शन होगा, तो सही ऑप्शन होगा 3। तो आणविकता टोटल अभिकारक के अणुओं की संख्या जो होती है वही हमारी क्या होती है, आणविकता कहलाती है बच्चों। तो इस प्रकार से है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एक हमें दी गई है एक इक्वेशन दी गई है बच्चों। क्या दी गई है, R बराबर K H2O ऐसे करके दे दी है ना, H2O ये दे दी। तो पूछा गया यह अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया है का मतलब यह अभिक्रिया बतानी कौन सी कोटि की। आपको पता है शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ऐसे अभिक्रियाओं को डिवाइड किया जाता है ना। तो भाई R बराबर K H2O यह अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी। तो आपको पता है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के जो क्या होते हैं, इनके जो पद होते हैं अभिकारकों के, उनकी जो सांद्रता वाले पद हैं उनकी घात, और घातों का योग कोटि होती है। तो H2O के ऊपर यहाँ कोई घात लिखी नहीं है, उसको क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। लिखी नहीं होती है तो 1 मानते हैं। तो टोटल घात कितनी है, 1 है। टोटल घात 1 है तो कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी। तो कोटि कितनी है इसकी, 1 है, ये 1 हो जाएगा। चलिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। वाह, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, नोट कर लो जरूर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, सेम होती है। ठीक है जी सर। तो किसके लिए होती है भाई, ये होती है आंसर, याद रख लो, आंसर हमारा है शून्य कोटि के लिए। किसके लिए, शून्य कोटि। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लो भाई इसको, चौथे प्रश्न को। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सेम होती है, वो होती है शून्य कोटि के लिए। हो गया क्या, चलो हो गया। अच्छा नेक्स्ट, चलो जल्दी से, बस जल्दी देख लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन। और देखना बोर्ड में इनमें से जरूर आएंगे भाई क्वेश्चन। जो बच्चे पूरी वीडियो देख रहे, देखना आप, इनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे भाई, इनमें से ही फंसेंगे। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B = C के लिए वेग दर है। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या दी गई है, A+B
इक्वल टू सी, इक्वल टू सी के लिए वेग दर है, के लिए वेग दर है। तो भाई अभिक्रिया जब शून्य कोटि की बता रहा क्या है, a प्लस बी इक्वल टू सी, शून्य कोटि की अभिक्रिया a प्लस बी के लिए वेग दर, वेग दर मतलब r बराबर k। भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, जो अभिकारकों की सांद्रता वाले पद है उनकी घातों का योग क्या होता है, शून्य होता है। भाई क्या होता है, शून्य। तो अभिकारक कौन कौन है, a है और b है, a और b, तो दोनों की घात क्या होंगी, शून्य कोटि में शून्य होंगी। तो अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो अभिकारकों की सांद्रता वाले पदों की घातों का योग शून्य होना चाहिए। तो ये दर हो जाएगी भाई r बराबर k a की घात 0 और b की घात 0। ये ऑप्शन अगर आपको दिया होगा सवाल में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको जरूर कर लेंगे। चलिए एक बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, इसको जरूर नोट कर लें भाई। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये टॉप मोस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, वेग स्थिरांक की इकाई, इकाई क्या होगी, इकाई क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या व्यंजक होता है, k बराबर यानी कि वेग स्थिरांक बराबर क्या होता है, x अपॉन टी। ये इसका एक व्यंजक होता है शून्य कोटि का। तो यहाँ जो x है वो क्या है भाई, वो सांद्रता है, x क्या है सांद्रता, और t क्या है भाई समय, t क्या होता है समय। तो भाई चलो मात्रक निकाल के देखो, सांद्रता का मात्रक क्या होता है भाई, मोल, मोल प्रति लीटर, बटे समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकंड होता है ना, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, ये मात्रक आए। तो अब देखो इसको हम लेके चलें मोल, मोल ये लीटर बटे में ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया, जब बटे से ऊपर ले जाओगे तो लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, और नीचे सेकंड भी क्या है बटे में, इसको ऊपर लेके गए तो ये भी हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो क्या आया मात्रक बताओ, देखो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिखो दूसरा, किसके लिए, इस बार शून्य के बाद किसका आता नंबर बताओ, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, क्या होगी। भाई 24 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो 2024 में बहुत अच्छे क्वेश्चन दोनों। तो भाई प्रथम कोटि का व्यंजक हमें पता होना चाहिए ना पहले, क्यों भाई। तो क्या होता है प्रथम कोटि के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, ये तो होता है ना a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है भाई प्रथम कोटि के लिए व्यंजक। ये याद भी कर लो, ऑप्शन में भी आता है आपके यहाँ, प्रथम कोटि के लिए व्यंजक कौन होता है, तो याद कर लो k बराबर 2.303 अपॉन टी। याद नहीं करना, इसको हमें उत्पत्ति करनी भी आनी चाहिए। पेपर में आ रहे हैं या तो शून्य कोटि और या प्रथम कोटि में से एक व्यंजक लिख लो। मेरी बात आज 2024 में एक व्यंजक, 2024 का कोई सा भी एग्जाम का पेपर हो, ठीक है, 24 हो, 23 हो, 22 हो, 21 हो, कोई सा हो, या तो शून्य कोटि का व्यंजक स्थापित करने को आता है प्रथम कोटि का। बिल्कुल आउट है क्वेश्चन, बिल्कुल आउट है। संघटन सिद्धांत इस चैप्टर से वो आ रहा है इस बार, संघटन सिद्धांत, अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, इसको जरूर कर लेना। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत मजेदार चैप्टर है।
के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है। अब चलो मात्रक देखते हैं भाई। तो के बराबर 2.303, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। टी क्या है? समय। तो समय का मात्रक क्या होता है बताओ? सेकंड होता नहीं होता है। अब log बेस 10, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता भाई, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या आया? ए क्या है बताओ मुझे? ए क्या है? ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, सॉरी प्रारंभिक सांद्रता यानी कि सांद्रता है। और सांद्रता का मात्रक क्या बताया था? मोल प्रति लीटर। ए माइनस एक्स क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन। ए क्या है? स्मॉल एस, प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एक्स क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन। तो दोनों का मात्रक होगा मोल पर लीटर, क्योंकि दोनों ही सांद्रता है, ये दोनों आपस में कट गए। तो केवल क्या बचा नीचे की तरफ? केवल क्या बचा? सेकंड। सेकंड नीचे की तरफ है, तो सेकंड नीचे की तरफ से जब ऊपर की तरफ लेके जाओगे क्या बन गया इसका? सेकंड इनवर्स। केवल क्या है नीचे? सेकंड इनवर्स। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका मात्रक होगा, वेग स्थिरांक के लिए मात्रक होगा सेकंड इनवर्स, जबकि शून्य कोटि के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है भाई, याद कर लोगे? नहीं कर लोगे? कर लोगे क्या? चलो बहुत बढ़िया बात है। इससे देखो अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन से समीकरण का? इस समीकरण का। क्या समीकरण है? के बराबर 2.303 बटे टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, इसका पालन करती है। तो बताइए यह अभिक्रिया होगी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो कौन सी कोटि की है ये? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की। याद कर लेना इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं भाई कि भाई इकाई क्या होगी? इकाई शून्य कोटि, प्रथम कोटि की इकाई क्या होगी? बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एक आता है भाई आपके यहाँ कि जो प्रथम कोटि है उसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, इसका क्या होता है भाई? टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के, ये होता है भाई। याद रख लो इसको भी। एक तो प्रथम कोटि का व्यंजक बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। क्या होता है व्यंजक प्रथम कोटि का? के बराबर 2.303 बटे टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये व्यंजक होता है भाई। दोनों पे ये मान के चलो, दोनों व्यंजक, इनको सिद्ध करना, दोनों को सिद्ध करना। बड़े क्वेश्चन की बात करो तो सिद्ध करना बिल्कुल, और इन पर आधारित न्यूमेरिकल। जो बच्चा बात मान लेगा ना वो मौज करेगा, मौज। ठीक है, इन पर आधारित न्यूमेरिकल, इन पर स्थापित करना। ये कैसे स्थापित होता है, ये कैसे स्थापित होता है। ठीक है, बताना मुझे आता है कि आपको करना है, इनको जरा बताना। बताएंगे सब बच्चे मुझे इस बात को, आता है या नहीं आता है। ठीक है भाई, जरूर बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया वेग की इकाई वही होती है जो वेग स्थिरांक बता चुका शून्य कोटि की होती है। ठीक है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को करते हैं भाई। तो इस चैप्टर से जो मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन आने लायक हैं वो मैंने आपको बताए बच्चों। तो ये 3 चैप्टर, पहला चैप्टर हमने लिया विलयन, दूसरा चैप्टर हमने क्या लिया विलयन के बाद बताओ? वैद्युत रसायन, और तीसरा रासायनिक बलगतिकी। इनसे कनेक्टेड वो मोस्टली एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनेगी वो मैंने करवाने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये अच्छी वीडियो आपको लगती है तो मैं आगे अगले जो चैप्टर बचते हैं डी तथा एफ ब्लॉक, ठीक है, पार्ट 1 में
डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इसके बाद बच्चों क्या बचता है बताइए, उपसय संयोजी, यौगिक बचता है, वो 2 चैप्टर, इन पर भी मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमसीक्यूज लेके आऊँगा। और एमसीक्यूज वाली क्लास आपको अच्छी लगती है तो फिर जल्दी ही मैं 1-1 नंबर वाली क्लास आपको देने का प्रयास करूँगा, ताकि बोर्ड के जो एग्ज़ाम आपका बिल्कुल 2024 का है इसमें अधिक से अधिक मदद आपकी हो सके। तो क्लास कैसी लगी बच्चों, है ना, अच्छी लगी तो ज़रूर, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर देखो भाई, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, जहाँ इच्छा वहाँ पढ़ने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास बहुत अच्छी और बहुत होती है, इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो याद रखें और बड़े खुश होकर के शांत मन से बिल्कुल अपने प्रभु को याद करें, जिसको भी आप मानते होंगे भाई, ठीक है, और बिल्कुल अपनी अच्छी तैयारी करें, फुल तैयारी करें, मार्क्स अच्छे आएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लें, जब भी टेंशन हो तो ये क्लास आपको देख लेनी है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।